अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन पाकिस्तान। देखें दोस्तों, जो एनवायरमेंटल लॉज की जो डेवलपमेंट है ना, वो एक ग्रेजुअल प्रोसीजर है। शुरू शुरू में जो भी कानून बनता था एनवायरनमेंट के हवाले से, उसमें ज़्यादा फोकस पब्लिक हेल्थ और न्यूइसेंस कंट्रोल या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर बात की जाती थी। लेकिन फिर वक्त के साथ हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम करना शुरू किया और उसके ऊपर भी कानून बनाना शुरू कर दिए। खुसूसी तौर पे जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्वायरमेंट के हवाले से मूवमेंट चलना शुरू हुई, अवेयरनेस हुई, और फिर हमारी अदालतों ने जुडिशल एक्टिविज़म यानी अदालतों ने फ़ैसले देना शुरू किया इन्वायरमेंट के हवाले से। फिर हमने जनाब आइन में भी तरमीम कर ली, ठीक है। और साथ में आपने जब देखा कि वक्त के साथ जो है ना क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, तो फिर हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो हिस्ट्री है एनवायरमेंटल लॉज की, इसको मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। सबसे पहले है कॉलोनियल फाउंडेशंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, यानी पाकिस्तान बनने से पहले जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उन्होंने भी इन्वायरमेंट के हवाले से कुछ कानून बनाए थे, लेकिन उसमें ज़्यादा फोकस पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट को यानी कि जहन में रखा जाता था। यानी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से ओवरऑल बात नहीं की गई। अब उसमें सबसे पहले देखें, जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसका जो सेक्शन है 268 से लेकर 290 तक, इसमें जनाब पब्लिक न्यूसेंस और इन्वायरमेंटल हार्म्स के ऊपर बात की गई है कि यानी कोई भी शख्स जो है ना किसी भी पब्लिक वाटर सोर्स को गंदा कर रहा है या एटमॉस्फेयर कंडीशन को ख़राब कर रहा है या जनाब किस पब्लिक हेल्थ है उसको ख़तरे में डाल रहा है, कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको सज़ा दी जाएगी। उसके बाद है कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873। इसमें यह हुआ था कि जो एरीगेशन का सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया था ताकि जो वाटर रिसोर्सेज है ना हमारे इंडस बेसिन में, उसको महफूज बनाया जाए। और साथ में जनाब उन सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी जिससे दरिया का पानी, कैनाल का पानी जो है ना वो ख़राब हो रहा था। इसके अलावा जनाब फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये भी कानून बनाया गया। इस कानून के अंदर भी हुकूमत को पावर दी गई कि वो जनाब जंगलात को जो है ना मैनेज करे, कंट्रोल करे, उनको क्लासीफाई करे रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। और इसका कानून का बुनियादी मकसद ये था कि भाई जो टिम्बर रिसोर्सेज है, जो लकड़ी है भाई, उसको हमने महफूज किस तरह बनाना है और जो फॉरेस्ट है उनको किस तरह हमने रेगुलेट करना है। इसके अलावा जनाब 1934 के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट बनाया अंग्रेज़ों ने, और इस कानून के ज़रिए बताया गया कि जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको किस तरह आपने डिस्पोज करना है। इसके अलावा आपकी जो वर्क प्लेस है, सैनिटेशन है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कहीं काम जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं आपकी फैक्ट्री में काम करते हुए आपकी सेहत पे बुरा असर तो नहीं पड़ रहा। यानी क्योंकि आपको पता है ना, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग जब काम कर रहे होते तो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी सेहत के पे बुरा असर पड़ रहा होता है। कहीं पे आवाज़ होता है, कहीं पे शोर होता है, कहीं केमिकल की फैक्ट्री होती है, तो केमिकल्स के साथ आपका जो है ना आप एक्सपोज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी लॉस थे ना, इनका ज़्यादा फोकस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर नहीं था जिस तरह के आजकल हम बात कर रहे हैं। इनका ज़्यादा फोकस रिसोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ यानी आवाम की सेहत का ख्याल रखना है, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज का कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया। ठीक है जी। उसके बाद जनाब इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हुई और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुई 1972 से लेकर 1997 तक। तो सबसे पहले देखें जनाब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। जनाब ये जो इस स्टॉकहोम यानी जो स्वीडन का शहर है, यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर, तो उसमें पाकिस्तान भी शरीक हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस ने हाईलाइट किया कि भाई जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और ह्यूमन वेलफेयर का आपस में ताल्लुक है। यानी अगर आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो इंसान तरक्की करेगा, ठीक है। तो उन्होंने फिर इस कॉन्फ्रेंस में मुल्कों को इनकरेज किया गया कि भाई आप कुछ ना कुछ काम करें, कुछ कानून बनाएं, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाएं ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके बाद जनाब फिर आपको पता है कि 1973 में जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें हमने एक सब्जेक्ट रखा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इकोलॉजी। और ये जो सब्जेक्ट था ना, ये जो मामला था, ये कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में था। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वफाकी हुकूमत भी और सूबे भी जो है ना इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि जब कोई सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में होता है तो उसमें ज़्यादातर जो है ना फेडरल हुकूमत की ज़्यादा चलती है।
ठीक है, अगर कोई झगड़ा हो जाए कि सूबे का जो कानून है और वफाकी कानून में कोई झगड़ा हो जाए, तो उसमें सूबे वफाक का जो कानून होता है, वफाकी हुकूमत का, वो प्रिवेल करता है। अच्छा जी, उसके बाद 1975 में हमने भाई एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई एनवायरनमेंट की, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट के हवाले से हम काम कर सकें और इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको उनके ऊपर हम अमल कर सकें। इसके अलावा जनाब उसके बाद हमने 1983 में पहला एक लॉ बनाया, यानी ऑर्डिनेंस जारी किया ज़ियाउल हक के ज़माने में, जिसका नाम है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस। दोस्तों ये पाकिस्तान का पहला कंप्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क था या कानून था, जिसका मकसद है कि किस तरह हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करना है और किस तरह हमने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व या महफूज बनाना है। ये 31 दिसंबर 1983 को ये यानी कि मंजूर हुआ था और इनेक्ट किया गया था। तो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मॉडर्न जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं ना, इसकी फाउंडेशन यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। अच्छा जी, उसके बाद 1992 के अंदर दोस्तों हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसका नाम है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। इसका मकसद ये था कि हमने किस तरह जनाब अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी पानी, हवा, दरिया ये वगैरह, या दरख्त या जंगलात, इनको किस तरह महफूज बनाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, और हमने एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज का किस तरह इफ़िशिएंट यूज़ करना है और पब्लिक को अवेयर देनी है, उनको अवेयरनेस देनी है भाई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के मुतलिक। तो ये हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी 1992 के अंदर। 1 मार्च 1992 को कैबिनेट ने, पाकिस्तान की जो कैबिनेट है वफाकी हुकूमत ने, इसको अप्रूव किया था। उसके बाद दोस्तों 1992 के अंदर रियो अर्थ समिट होती है ब्राज़ील के अंदर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से, और इसमें भी पाकिस्तान पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पे पाकिस्तान ने भी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो असूल है कि यानी ऐसी तरक्की जिससे जो है ना यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, ऐसी तरक्की आप ज़रूर करें, लेकिन उसका ये ना हो कि आने वाली जनरेशन को उसको यानी कि जो है ना वो नुकसान हो। आप तरक्की करें, इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करें, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पायदार तरक्की करें। तो हमने भी इस असूल को इंडोर्स किया जो है ना रियो अर्थ समिट के अंदर। उसके बाद दोस्तों 1993 के अंदर हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जिसका नाम दिया गया इन नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यानी इसका मतलब ये था कि भाई पोल्यूशन यानी आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट बनाने के लिए हमने कुछ लिमिट्स लगा दी, लीगल लिमिट्स लगा दी। यानी मिसाल के तौर पर कि भाई हमने इस स्टैंडर्ड्स के ज़रिए रेगुलेट करना था कि हवा के अंदर कितनी जो है ना जहरीला मवाद या पोल्यूटेंट्स जो है ना वो रिलीज़ हो रहे हैं पानी के अंदर, ज़मीन के ऊपर, इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से, दूसरी जगहों से। यानी ये इंडस्ट्री, गाड़ियाँ वगैरह किस तरह कितना जो है ना जहरीला मवाद जो है ना वो हवा में, पानी में और ज़मीन में इमिट कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। तो उसको हमने उसकी एक लिमिट बनाई, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड्स बनाए। तो इनका बुनियादी मकसद ये था कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको जनाब किसी एक लिमिट के अंदर रखना है। यानी क्योंकि ऐसा नहीं है कि ना कि आप जनाब दिल खोल के जो है ना गंदगी फैलाएं, दिल खोल के जो है ना जहरीला जो मवाद है या जो जो गैसेज हैं या जो केमिकल्स हैं वो आप जो ना हवा में, पानी में और ज़मीन में छोड़ दें। अच्छा जी दोस्तों, उसके बाद फिर जनाब 1994 से लेकर 2010 तक फिर हमने देखा कि कुछ अदालतों के भी फैसले आए और फिर हमने कुछ और भी कानून बनाए। अब ये जो एरा था इसमें दो चीज़ें हुई, एक तो जुडिशल रिकग्निशन ऑफ एनवायरमेंटल राइट्स, यानी इन्वायरमेंट को अदालतों ने भी यानी कि रिकग्नाइज़ करना शुरू किया, और फिर हमने एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए, कानून बनाया। उसमें सबसे पहले देखें कि 1994 का एक मुकदमा है दोस्तों, शहला ज़िया वर्सेस वापडा। इस केस में हुआ ये था कि जो रेजिडेंट्स थे, रिहायशी थे, उन्होंने चैलेंज किया कि उनके इलाके में ना एक हाई वोल्टेज ग्रिड स्टेशन जो है ना वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो वो उन्होंने कहा ये रिहायशी इलाका है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो है ना वो खारिज होंगी और उससे हमारी हेल्थ को नुकसान होगा, तो प्लीज़ आप यहाँ पे ना लगाएं ये ग्रिड स्टेशन, इसको कहीं कोई और जगह पे लगाएं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जनाब आर्टिकल जो 9 है राइट टू लाइफ, उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। वो ये कहती है द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉय ए हेल्थी एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। यानी राइट टू लाइफ जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, इसका मतलब ये भी है कि भाई हम जो है ना एक हेल्थी और पोल्यूशन फ्री यानी आलूदगी से पाक एनवायरनमेंट जो है ना इंजॉय कर सकें। यानी ये हमारा राइट है कि हमें साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट दी जाए, क्योंकि जब आप आर्टिकल 9 पढ़ते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट का जिक्र नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के ज़रिए ये इंटरप्रिटेशन इसकी कर दी, तशरीह कर दी कि इसमें राइट टू लाइफ के अंदर साफ़ सुथरी
इन्वायरमेंट भी आती है, यानी साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट मिलना आपका एक फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा जनाब जो आर्टिकल 14 है ह्यूमन डिग्निटी, उसको भी उन्होंने लिंक किया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि जब इन्वायरमेंट महफूज होती है, हवा साफ़ होती है, पानी साफ़ होता है, तो आपकी ह्यूमन डिग्निटी में भी इजाफा होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें ख़राब हैं तो इंसान की जो वक़ार है वो भी मजरूह होता है, वो भी जनाब वो भी यानी कि आपकी इज़्ज़त जो है ना या डिग्निटी है, अगर हर जगह आलूदगी हो, ये हो, हम इंसान हैं ना यार, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम क्यों इस तरह जो है ना गंदगी में रहेंगे। तो ये इस तरह आर्टिकल 14 को भी इन्होंने इसके साथ लिंक कर दिया। उसके बाद दोस्तों 1997 में एक बहुत ही बड़ा कानून बनाया गया, यानी पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये जनाब सबसे बड़ा कानून बनाया गया उस ज़माने में, और इसके अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई कि भाई एक तो हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, नंबर 1। दूसरा कंजर्वेशन, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको वसाइल हैं, पानी है, हवा है, या अपनी लकड़ी है, दरख्त जंगलात हैं, इनको किस तरह महफूज बनाना है, उनकी रिहैबिलिटेशन करनी है, और किस तरह हमने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें इस कानून के अंदर जनाब जो है ना मेंशन की गई। और इस कानून ने जो पहले ऑर्डिनेंस था ना 1983 का, जो अभी मैंने पहले बताया पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, उसको रिप्लेस कर दिया। अब यानी उसकी जगह पे ये कानून आ गया। इस कानून ने कुछ नए इदारे भी एस्टेब्लिश किए, जिसमें पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और इसके अलावा जनाब कुछ असेसमेंट बनाई, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन। यानी ये इन्होंने कंपलसरी बना दिया कि जो भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये असेसमेंट आपने लाजमी करनी है कि भाई इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, ठीक है, और आपने इसकी एग्जामिनेशन करनी है। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये 1997 का जो कानून है पीपा, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं, रेगुलेशन है, इसकी बैकबोन समझा जाता है। अच्छा जी दोस्तों, उसके बाद 2000 के अंदर पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रेगुलेशंस बनाए गए। इन रेगुलेशन का मकसद यही था कि जनाब इन्वायरमेंटल जो आप असेसमेंट करते हैं, उसकी प्रिपरेशन किस तरह की जाएगी, उसको किस तरह रिव्यू किया जाएगा, उसकी किस तरह सबमिशन की जाएगी। यानी अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो उससे पहले आपने एक रिपोर्ट जमा करानी है असेसमेंट की, कि भाई मेरे इस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इसका इन्वायरमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये रेगुलेशन इस हवाले से थे। उसके बाद 2000 के अंदर नेशनल इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लिबर्टीज़ के नाम से हमने रेगुलेशंस बनाए। अब ये जो रेगुलेशंस हैं, ये भी पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत बनाए गए थे, और इनका मकसद ये था कि भाई इन्वायरमेंटल टेस्टिंग करनी है पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ, इसका मकसद ये था कि भाई हमने कोई इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्रीज सर्टिफाई करनी है या बनानी है, ताकि जो है ना वो हवा, पानी, ज़मीन और मिट्टी, या इंडस्ट्रियल जो इमिशंस हैं, जो इंडस्ट्री से जो चीज़ें निकल रही हैं, उनको एनालाइज करें। यानी ये लेबॉर्ट्रीज़ होंगी, ये टेस्टिंग करेंगी कि भाई हवा किस किस्म की इस फैक्ट्री से निकल रही है, पानी वगैरह उसकी टेस्टिंग करनी है, इंडस्ट्रियल जो इमिशंस हैं, इंडस्ट्री से जो गैसेज निकल रही हैं, उनको जो है ना ये लेबॉर्ट्रीज़ जो है ना क्या करेंगी, इसको एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए हमने ये रेगुलेशंस बनाए थे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद डिवैल्यूएशन एंड प्रोमोशनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस, यानी 2010 के अंदर क्या होता है कि 18वीं तरमीम आती है, और 18वीं तरमीम के अंदर अब पता है क्या होता है, वो जो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो मामला था ना, अब ये कंकरेंट लिस्ट ख़त्म हो जाती है, तो उसमें ये मामला भी ख़त्म हो जाता है, और अब ये जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन का जो मामला है, वो चला जाता है किसके पास? सूबों के पास। यानी अब पहले तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिल के इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर सकते थे, लेकिन अब 18वीं तरमीम के बाद ये मामला चला गया किसके पास? सूबों के पास। अब सूबे ही इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर सकेंगे। और 1997 का जो कानून है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद की यानी कि हद तक महदूद हो गया, और वो सिर्फ जो वफाकी इलाके हैं, जैसे इस्लामाबाद है, कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहीं पे लागू होगा। बाकी सूबे अपने अपने हिसाब से इन्वायरमेंट के हवाले से कानून बनाएंगे। लेकिन एज ए सैम्पल के तौर पर 1997 का कानून वो अपने सामने रखेंगे, उसी को फॉलो करके अपने कानून बनाएंगे। अब उसमें जनाब पंजाब ने बनाया कानून 2012 में, बलूचिस्तान ने भी 2012 में, फिर सिंध और केपी ने 2014 के अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम से एक्ट बनाए। अच्छा जी, उसके बाद 2012 में हमने फिर एक दूसरी पॉलिसी बनाई, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। इस पॉलिसी का मकसद ये था कि भाई हमने
जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती है, जो भी नुकसानात होते हैं, उनको रिएक्ट नहीं करना, बल्कि हमने प्रोएक्टिव क्लाइमेट एडेप्शन पॉलिसी अपनानी है। यानी हमने एडवांस में ना अपने एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है। ये नहीं है कि अच्छा जी नुकसान हो गया, सैलाब आ गया, बरसातें हो गई और उसके बाद जाके ना वो अब बस जो है ना वो ना, हमने प्रोएक्टिव रहना है। हमने एडवांस में कुछ इस तरह की पॉलिसी अपनानी है ताकि हमें क्लाइमेट चेंज का जो है ना नुकसान है उससे हम बच सकें। यानी हमने एडवांस में कुछ काम करना है। यानी हमने एडॉप्शन को नहीं करना, एडॉप्ट नहीं करना कि अच्छा जी ठीक है, अब ये क्लाइमेट चेंज है, अब इसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारी। नहीं नहीं भाई, हमने मिटिगेशन के ऊपर काम करना है। हमने उन चीज़ों पे काम करना है कि किस तरह हमने इस जो है ना इन्वायरमेंटल चीज़ों को या जो क्लाइमेट चेंज है इसको किस तरह हम रोक सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो वाटर सिक्योरिटी है उसको हमने किस तरह सेफगार्ड करना है, जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम करना है, जो हमारा कोस्टल इकोसिस्टम है, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं मैंग्रोव के, यानी जो समंदर के पास होते हैं, क्योंकि ये जो ना जंगलात जो होते हैं ना मैंग्रोव के दोस्तों, ये क्या करते हैं, जो समंदर का जो पानी जो लेवल है ना उसको आगे बढ़ने से, ऊपर बढ़ने से रोकते हैं। तो हमने इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो उसके जो मनफी असरात हैं हम कम से कम कर सकें। हमने यानी कि एडॉप्ट नहीं करना कि अच्छा जी ठीक है अब इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं नहीं, हमने मिटिगेशन की पॉलिसी अपनानी है। यानी हमने इनको कम करना है, इन नुकसानात की जो रूट काज हैं उनको कम करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब मॉडर्न क्लाइमेट शिफ्ट एंड 26वीं आईनी तरमीम। जनाब उसके बाद 2017 में क्लाइमेट चेंज एक्ट बनाया दोस्तों। ये जो कानून था ना, ये जो पेरिस एग्रीमेंट था ना 2015 में जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हुआ था, उसके तहत हमने ये एक्ट बनाया। इसका मकसद सिंपल ये था कि भाई क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है उस हवाले से हमने पॉलिसी बनानी है ताकि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर में जो इजाफा हो रहा है हम उसको रोक सकें। इस हवाले से जनाब क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनाई गई और इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनाई गई जिसके अंदर बताया गया कि किस तरह की हमने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जिससे कार्बन जो गैसेस जो है ना वो कम से कम खारिज हों। ठीक है, और हमने कौन सी मिटिगेशन और एडाप्शन प्रोजेक्ट्स अपनाने हैं ताकि जो क्लाइमेट चेंज है, जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया का, उसको किस तरह कम किया जाए। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों 2024 में क्या होता है कि 26वीं आईनी तरमीम आती है और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आर्टिकल 9A क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट के नाम से एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराया जाता है फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर। और कहा जाता है कि जनाब राइट टू क्लीन हेल्थी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट अब ये आपका इंसानी हक यानी बुनियादी हक बन चुका है। अब तो हमारे आइन ने भी ये कह दिया है कि भाई साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना रियासत की ज़िम्मेदारी है और ये हमारा अब एक बुनियादी हक यानी फंडामेंटल राइट बन चुका है। अब ये हमारे आइन का भी हिस्सा बन चुका है। सो दोस्तों ये थी जनाब एक छोटी सी हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल लॉस के हवाले से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बस चीज़ें आपने याद रखनी है। इसकी हेडिंग्स बहुत हैं, यानी कि थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आपने याद करना है इनको। आपने इनको एक दफ़ा पढ़ लिया तो आपको आगे जितना भी सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।